नोटिस भेजा है। दिल्ली पुलिस आज ट्विटर के ऑफिस दिल्ली में स्थित लाडोसराय और गुड़गांव पहुंची, जबकि दिल्ली के लाडोसराय से पुलिस वापस आ गई क्योंकि ऑफिस बंद मिला। एक्चुअल में दिल्ली पुलिस ने जब नोटिस जारी की तो इंडिया के एमडी ट्विटर के उनका जवाब बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं था। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस की तू मैं शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के दखल के बाद दिल्ली पुलिस इसमें अब जांच करेगी। एक्चुअल में टूल किट का मामला है क्या? भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने 18 मई को ट्विटर पे एक ट्वीट किया, जिसपे उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस एक टूल किट के जरिए बीजेपी पे लगातार वार कर रही है, जिसको ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया कहा और उसने ये भी कह दिया कि वह बिना तथ्यों पे है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। इसी पर ट्विटर से जवाब मांगा जा रहा है। इस पे कांग्रेस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संबित पात्रा, स्मृति ईरानी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी कर डाली। अब टूल किट का मामला बहुत गर्मा गया है। इस पे सुरजेवाला ने भी ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी किया है। नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के फर्जीवाड़े की, फ्रॉड की और फर्जी कागजों से पूरे देश को भ्रमित करने की परतें आए दिन खुलती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ताओं और नेताओं ने और आधा दर्जन मंत्रियों ने एक फर्जी टूल किट का कागज जग जाहिर किया। अब जब छत्तीसगढ़ की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जब ऑल्ट न्यूज ने उस ढोल की पोल खोल दी और फर्जीवाड़ा साबित कर दिया, जब ट्विटर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं के ट्विटर हैंडल पर मैनिपुलेटेड मीडिया की मोहर लगा दी, तो अब सरकार छटपटा गई और आज जो पहले देश में कभी नहीं हुआ वो हुआ। अब ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव दफ्तरों पर रेड मरवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोशल मीडिया के ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को डराने का घिनौना प्रयास कर रही है। मोदी जी ये जान लें, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जीवाड़ा कर रहे थे तो सरकार उनके संरक्षण में क्यों खड़ी है? इंटरमीडिएट रूल्स जो लागू हैं वो तो 25 मई 2021 से लागू होंगे, आज तो वो लागू ही नहीं। तो किस धारा या कानून के तहत दिल्ली पुलिस नोटिस जारी कर रही थी? और अब जब 6 कैबिनेट के मंत्री समेत आईटी के मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने इस ट्विटर हैंडल को, इस मैनिपुलेटेड मीडिया को यूज किया था, जब उनकी ढोल की पोल खुलती नजर आई, तो अब दिल्ली पुलिस के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी हो गई है। जान लें, इस देश के नौजवान, इस देश के युवा, इस देश के लोग इस प्रकार से जबरन जबान पर ताला लगाने की कोशिश जो है उसमें आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आप युवाओं की, इस देश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जुबान बंद नहीं कर सकते। आपका फर्जीवाड़ा साबित हो गया है और इसकी सजा भाजपा के नेताओं को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में उन्होंने बताया कि 45 प्लस वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन कराने में कोई उत्सुकता नहीं दिख रही है। जहां जितनी डोज उपलब्ध है वो भी अभी नहीं लग पाई है। 18 प्लस वालों के लिए भी ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है। इसलिए हमें वैक्सीनेशन का एक अभियान चलाना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। आखिर हमारे देश में ये हमेशा ऐसा ही होता आया है, जहां पे पल्स पोलियो की दवा पिलाने के लिए अरबों रुपए प्रचार में खर्च हो जाते हैं। ये वही देश है जहां मास्क लगाने के लिए भी लाखों रुपए ऐड में खर्च होते हैं। हमें ये चीजें समझनी होगी। हमें अपने वैज्ञानिकों पे भरोसा करना होगा और जब तक हम सब भरोसा नहीं करेंगे, हम अपना ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम अपना वैक्सीनेशन नहीं करेंगे, तब तक हम कोरोना की लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। इसलिए हम एकजुट होकर के सरकार के साथ चलें
अपने देश के वैज्ञानिकों के साथ चलेंगे, तभी हम इस कोरोना की लड़ाई में सफल हो पाएंगे। आप सबके परिश्रम से, आप सबके सहयोग से हम लोग आप सबके सहयोग से संक्रमण अब काफी कुछ नियंत्रण की स्थिति में आता जाता है। आज मध्य प्रदेश में पॉजिटिव केस आए, कैंपेन के रूप में वैक्सीनेशन का हमारा अभियान प्रारंभ होगा। मैं भी जानता हूं कि 45 साल से ज्यादा उम्र के जो हमारे डोज है वो कई भाई बहन लगवाने के लिए उत्सुक नहीं है, उत्साहित नहीं है बिल्कुल, और कई जगह जितना डोज उपलब्ध है वो भी नहीं लग पा रहे। 18 साल से ऊपर वालों में जरूर उत्साह है, लेकिन वो भी एक समान नहीं है। शहरों में उत्साह है, गाँव में अभी कोई उत्साह उसके लिए भी मुझे दिखाई नहीं देता। तो वैक्सीनेशन का अभियान हमको चलाना ही है, उसकी भी रणनीति हम लोग बनाएंगे। अब एक एक जिले की स्थिति देखते हुए हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। चर्चा में जो अभी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खबरों के लिए बने रहे, मैं अविनाश राजवंश। देश में 1 जून से अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो गई है। नाम भी बदल दिया गया है। लगातार लॉकडाउन चल रहा था सिलसिलेवार। उसी बीच ये बहुत बड़ी खबर है, अनलॉक अजी सुनती हो, इसको नाम दिया गया। लॉकडाउन खुल गया है आज से। मैं जरा नीचे टहल कर आता हूँ, कुछ चाहिए तो नहीं? धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन अगर सैलून खुल गया हो तो मैं दाढ़ी और बाल कटा के आता हूँ। तरफ से वो आपके सामने है। अरे कहाँ हो तुम? जो अभी कोरोना काल से सुन रही हो कि नहीं? परेशान है। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम साफ कर रही हूँ, इसके बाद बर्तन धोऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी, ठीक है? इतना गंदा करके रखा है बाथरूम। राज्य सरकार को क्या अच्छा, किया जाएगा? राज्य सरकार को क्या तो मैं आता हूँ। अलग अलग पापा आप कहीं नहीं जाएंगे। होंगे, वो धीरे धीरे सामने आएंगे। आपको पता है अभी लॉकडाउन पूरी तरह से खुला नहीं है और बाहर खतरा ही खतरा है। स्क्रीन पर है। आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं लेकर आती हूँ, लेकिन आप बाहर नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। 3 महीने घर में बैठे बैठे मैं पागल हो गया हूँ। देखो कैसी शक्ल हो गई है मेरी। थोड़े दिन में तुम लोग मुझे नहीं पहचानोगे। कितनी देर सोऊं, कितनी देर टीवी देखूं, कितना खाऊं? मैं होकर आता हूँ। हम भी तो 3 महीने से घर में बैठे हैं। हमारा भी मन करता है कि बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, उन्हें अपनी नई नई ट्यून सुनाओ, लेकिन मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ पापा। और पापा जब सब नॉर्मल हो जाएगा हम सब एक साथ बाहर जाएंगे। देखो तब का तब देखा जाएगा। अभी मैं नीचे टहल कर आता हूँ। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? घर में बैठे बैठे मुझे बहुत बेचैनी होने लगी है। अरे मैं मास्क लगा के जाऊंगा, सैनिटाइजर अपने साथ रखूंगा। पापा आप समझते क्यों नहीं? सीनियर सिटीजन और प्रेग्नेंट औरतों को घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, रिस्क बहुत हाई है। एक्सक्यूज मी, ना तो मैं अभी सीनियर सिटीजन हूँ और ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर भी आप बाहर नहीं जाएंगे। तुम लोगों ने मुझे घर में कैद कर रखा है। मैं पुलिस में तुम लोगों की रिपोर्ट करूंगा, तुम लोगों को गिरफ्तार करवाऊंगा। हंसो मत। क्यों रोक रही हो तुम अपने पापा को? हाँ, क्यों रोक रही हो तुम पापा को? इन्होंने आज तक किसी की सुनी है जो आज सुनेंगे? सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन नहीं, ये माने तब ना। इन्हें तो बाहर जाना है, सैर करना है, कोरोना वायरस को घर पर लेकर आना है। आप जैसे लोगों के कारण ना कोरोना इतना फैल रहा है। जाइए, बाहर जाइए, सैर करिए। मैं तो कहती हूँ अपने दोस्तों को गले लगा कर आइए। मम्मी प्लीज। पापा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, नहीं जाता हूँ। ज्यादा नाटक मत करो, ओवर एक्टिंग की दुकान। ये बताओ खाने में क्या बना रही हो आज? अभी तो कुछ नहीं बनाया, आप बोलो वो बना देती हूँ। अरे कुछ भी बना लो, तुम जो भी बनाती हो अच्छे ही बनाती हो।
अच्छा, मैं जो बनाती हूँ अच्छा बनाती हूँ। एक बार और खाओ। ठीक है, बता देते तो अच्छा होता। मैं एक काम करती हूँ, आज आलू के पराठे बनाती हूँ। नहीं, आलू के पराठे तो मैंने परसों ही बनाए थे। एक काम करती हूँ, गोभी के पराठे बनाती हूँ। नहीं, गोभी के पराठे तो मैंने बहुत दिन पहले बनाए थे, मुझे पता ही नहीं कैसे बनते। एक काम करती हूँ, मैं नाचनी की रोटी और मूंग की दाल बनाती हूँ। हाँ, ये सही है। मैं नाचनी की रोटी और मूंग की दाल बनाती हूँ। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। नाचनी की रोटी और मूंग की दाल, नाचनी की रोटी मूंग की दाल, नाचनी की रोटी मूंग की दाल। जब तुम्हारी अम्मा को नाचनी की रोटी और मूंग की दाल ही खिलानी थी तो इतनी रामायण वाचन की क्या जरूरत थी? तो ये है हमारी परफेक्ट फैमिली। जब भी इस नाटक का शो हो तो देखने जरूर आइएगा। कब होगा? लॉकडाउन पूरी तरह खुलते ही हम यात्री सबसे पहले परफेक्ट फैमिली का ही शो करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। जब से कोविड-19 की महामारी आई है, लोगों के चेहरे पे हंसी खत्म हो गई है। हर कोई कोविड-19 से परेशान है। इस चीज को लेते हुए हम अपना मेरी कलम से का एक नया एपिसोड बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं और एपिसोड का नाम है हंसना जरूरी है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन कोई भी हमारी खुशियां हमसे नहीं छीन सकता, हमारा परिवार हमसे नहीं छीन सकता। इसके लिए हमें हमेशा आत्मनिर्भर बनना है, हमें निडर बनना है और हर हाल में हर जंग के लिए तैयार रहना है। इसलिए सभी की सभी लोग अपने मन में ये ठान ले कि हम सभी को वैक्सीनेशन जरूर कराना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और साथ में किसी प्रकार का कोई भी लक्षण हो तो हमें RT-PCR टेस्ट जरूर कराना है, क्योंकि सावधानी और निगरानी ही कोरोना वायरस को मात दे सकती है। अब तो DRDO ने भी एक मेडिसिन बनाई है जिससे ऑक्सीजन लेवल को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया जा सकता है। उस टैबलेट का नाम है 2-deoxy-D ग्लूकोज। हमें DRDO को भी बधाई देनी चाहिए। DRDO और रेड्डीज ने मिल करके इसको तैयार किया है। हमारा नया एपिसोड मेरी कलम से का देखना मत भूलें। हंसना जरूरी है, उसका हम आपको एक ट्रेलर लेके आए हैं, जरूर देखें और बेसब्री से इंतजार करें हमारे इस एपिसोड का। एक बार में जिंदगी में कभी चालू ना होगा। I love you, Papa. I have the best Papa in the world. Hey, I have the best Papa in the world. मेरे पिताजी अक्सर कहते थे, जिस घर में अनुशासन नहीं वो घर कोई घर है। जो लोग परफेक्शन से काम नहीं कर सकते उन्हें जीने का कोई हक नहीं है, उन्हें मर जाना चाहिए। हम लोगों को ना एक आइडियल फैमिली के लिए काम करना शुरू करना चाहिए, लेकिन वो कल से। आज मैं थोड़ी देर टीवी देख लूं आनंद, प्लीज। थैंक यू आनंद, यू सो क्यूट, माय हस्बैंड आर सो क्यूट। I'm a TV addicted बाई जो 24 घंटे टीवी देखती रहती है। सुबह 10 बजे बाई काम करके चली जाती है, उसके पीछे पीछे तुम चले जाते हो। What? I think you have a perfect family, a cute, beautiful, sexy wife, cute daughter and passionate creative son. अरे मिले तो पूछू ना, 3 दिन हो गए मैंने बच्चों की शक्ल नहीं देखी, बच्चे हैं कहाँ, कर क्या रहे हैं? आई एम सॉरी टू से, लेकिन पूजा का परफेक्शन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। Get lost. नो नो, आई प्रॉमिस तुम्हारे अलावा कभी किसी लड़की को नहीं देखूंगा। फिर ठीक है। I love you, अमन। आई ऑल्सो लव यू, लव यू। Hashtag morning coffee, hashtag no makeup look, hashtag messy hair, hashtag woke up like this. Post 1000 लाइक तो आने ही चाहिए, मतलब आ ही जाएंगे।
हाँ तो मिस्टर बीन क्या चल रहा है? नहीं मिस्टर बीन नहीं पापा, बेन, ओनली बेन। लेकिन तू एक नंबर का उल्लू का पट्टा है, बात बात पे बहुत से बहस करने लगता है। तुम दोनों की यही फालतू बहस सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, मुझे आना ही पड़ा। हेलो, हाँ अम्मा। ओफो अम्मा, हेलो अम्मा। अम्मा, अरे ये कौन से नंबर से फोन कर रही हो अम्मा? तुम्हारी अम्मा की याद आ रही? बुला लो उनको। कमाल, आप कहते हो बच्चों को समझाओ, बच्चे कहते हैं आप पापा को क्यों नहीं समझाती? आप लोगों को समझाने की मैं अपने सभी देशवासियों से एक बात कहना चाहूंगा, जब तक हमारा प्रयास एक साथ नहीं होगा तब तक हम कोरोना की लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। इसलिए हम सभी को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। वैक्सीनेशन कराने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें कोविड हुआ है तो हम वैक्सीनेशन 3 से 4 महीने बाद ही करवाएं या डॉक्टर से राय जरूर ले लें। हमें फीवर, सर्दी, जुकाम, बुखार या कोविड का कोई भी लक्षण आ रहा है तो सबसे पहले RT-PCR जरूर कराएं। अगर वो रिपोर्ट निगेटिव भी आती है तो भी आप लैब वाले से ये पूछ सकते हैं कि आपने ROF या RP-RD टेस्ट किया है कि नहीं। जिस तरह से हमारे देश में परिस्थितियां क्या पूरे विश्व में चल रही है, उसे देखकर हर इंसान कहीं न कहीं परेशान है। हर इंसान कहीं न कहीं डिप्रेशन का भी शिकार हो रहा है, क्योंकि हर किसी ने किसी न किसी को खोया जरूर है। हमारे बहुत से कोरोना वॉरियर भी अपनी जिंदगी छोड़ गए हैं। आज हमें उन्हें भी एक सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। हमने भी अपने परिवार से किसी न किसी को खोया है। जो बचे हुए हैं उनके लिए हमें लड़ाई लड़नी है और उन्हें बचा लेना ही हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। हम सबको एकजुट रहना है, एक दूसरे की मदद करना है और हर हाल में कोरोना को हराना है। हम मेरी कलम से का 10वां एपिसोड बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। उसका नाम है खट्टे मीठे पल। ऐसे पल जो हम उन लोगों के साथ भी व्यतीत करते थे जो आज हमारे बीच नहीं हैं, और वो लोग भी जो आज हमारे साथ हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं। हमें अपना और अपने परिवार का वो सारे पलों को याद रखना है, संजोए रखना है और अपनी लड़ाई लड़ते रहना है। अभी कुछ ही देर में मैं आपके लिए उसका एक ट्रेलर लेके आया हूं। आप भी देखिए और अपने परिवार के लिए एक नई उत्साह, नई उमंग और नया साहस लाने का प्रयास करें। सुनिए ना। सुन रहा हूँ ना। आपको मेरा कितना ख्याल है। आज इस मौके पे जाके ना मुझे एहसास हुआ कि आप मुझे कितना चाहते हैं। अब ये दुआ मत करना ऐसे मौके बार बार आए। मगर आप इतने परेशान क्यों हैं? ये तो खुशी का मौका है ना। समझ नहीं आ रहा मैं हंसूं के रोऊं कसम। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम ना एक नई जिंदगी को जन्म देने जा रहे हैं। छोटी सी जान जब आपको तोतली आवाज में दादी दादी करके पुकारेगी तो उसके साथ हम फिर से बच्चे नहीं बन जाएंगे। इस उम्र में ये बचपना ठीक लगेगा क्या पागल? आप हमेशा से बेटा चाहते थे ना, हो सकता है इस बार लड़का ही हो। हमारी बरसों की तमन्ना पूरी हो जाएगी। ये सब सोचकर कितना अच्छा लगता है। इस वक्त मैं ये सोच रहा था कि जब वो कॉलेज से निकलेगा तो मेरी उम्र 70 की होगी। दफन निकला, फेल होता रहा तो 5 साल और जोड़ लो। मैं तो तब तक सीताराम केसरी जैसा दिख रहा। हमारा बेटा डफर क्यों होगा? वो तो आपकी तरह होगा ना, बुद्धिमान, होशियार और शक्ल सूरत से भी ठीक ठाक ही होगा। और हो सकता है उसके घुंघराले बालों
जैसे आपके कभी हुआ करते थे। वही करते थे। सच कहिए, आपने कभी सोचा था ऐसे होगा? आज के जमाने में, इस उम्र में ये बातें भला कोई सोच सकता है? अब आपको एक और बात बताओ, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? जुड़वा है क्या? ये अभी से कौन कह सकता है? मैं ना तो कुछ और ही कहने जा रही थी। क्या? जैसे डॉक्टर भैया की क्लिनिक से मैं बाहर निकली ना, मुझे ऐसे लगा जैसे जवानी के दिन वापस आ गए। एक अरसे के बाद मैंने ब्यूटी पार्लर में कदम रखा। खुश खबर सुनाने के लिए मैं इतनी बेचैन थी कि मैंने सबको बता दिया। हेयर ड्रेसर एक गोरी सी लड़की थी, बहुत ही फनी बातें करती थी। वो पता उसने क्या कहा? क्या? देखिए, अगर आप बुरा मानने वाले तो मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, उसने मेरे बारे में कुछ कहा? नहीं, खास आपके बारे में नहीं, यूं ही बस मजाक में। क्या कहा? देखिए, कुछ देर के लिए कीजिए कि आप एक ब्यूटी पार्लर में बैठे, आपके आसपास खूबसूरत खिलखिलाती औरतें बैठी हुई, जिनमें से एक आपके बाल सवारी। इमेजिन कीजिए ना। राधा, कभी मैं ब्यूटी पार्लर गया हूँ तो इमेजिन कैसे करूँ? मैं भी तो कितने बरसों के बाद गई हूँ। आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ? मैं तब से देख रहा हूँ तुम अनशन बातें किए जा रही हो। उस लड़की ने मेरे बारे में कुछ कहा? उस लड़की ने ना हल्की सी सीटी मारी, गर्दन टेढ़ी की और कहा, बड़े मियाँ काफी शौकीन मालूम होते हैं, अभी भी काफी दमखम बाकी है। सारी औरतें हंस पड़ी, लेकिन सच पूछे तो वो आप पर नहीं हंस रही थी। सच पूछे तो कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया उसने आपको। मजाक की बात थी, लेकिन मुझे आप पर बहुत गर्व हुआ। सच आपको हंसी नहीं आ रही? हंस रहा हूँ मैं, माली माली। क्यों हंस रहे, क्यों रो रहे? पता है मैं वापसी में क्या सोच रही थी? हमारा जो स्पेयर बेडरूम है ना, उसे हम बच्चे की नर्सरी में कन्वर्ट कर देते। उसमें हम झूला डालेंगे, कमरों को ढेर सारे खिलौने से भर देंगे, कमरे की सारी दीवारों को ना गुलाबी रंग देंगे, जो देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। कितना अच्छा होगा ना? बहुत ही अच्छा होगा यार, बहुत ज्यादा ही। लेकिन इसमें खर्च काफी होगा। अरे खर्चे की तुम लोग क्यों चिंता करते हो बच्चे? खर्चे के लिए भगवान ने एक मर्द बनाया, सारा झक मार के करेगा खर्चा। मुझे थोड़े रुपए ला के दीजिए ना शॉपिंग के लिए। थोड़े यानी कितने? 40-50। ये थोड़े है, ये थोड़े है। मॉम्स, गौरी ने किचन में चूल्हा जलाया तो उसे हल्दी पाउडर नहीं मिल रहा है। मार से खींच के मारे और मार। कहाँ रखा है? अरे वही तो है, लेकिन वहाँ कहाँ? अरे बाबा किचन में। अरे लेकिन किचन में कहाँ? वो मसाले के डिब्बे के पास। मसाले के डिब्बे के पास। मसाले के डिब्बे, खाना तैयार हुआ कि नहीं? अभी तक शुरू कहाँ हुआ है? देखिए, आज के लिए ना मैं ही चली जाती हूँ किचन में। जल्दी आइए प्लीज। बिल्कुल नहीं, तुम्हें डॉक्टर पांडे ने आराम करने के लिए तुम वही करोगे। चलो यहाँ। वो तड़का, चलो वो फ्राई, चलो हल्का सा। चलो हाथ उसका। ना कम बखत लड़का लगना लड़की। अब यहाँ क्या खड़ी है बबली जाना? बबली मॉम, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैं बोलती हूँ बबली। आप भी? बबलू। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? भूख के मारे पैर नहीं उठ रहे हैं। मेरी बात मानिए ना, आज के लिए मैं ही चली जाती। बिल्कुल नहीं, इन लोगों को काम करने की आदत पड़नी चाहिए और आज के बाद रुपए पैसे काम काज की चिंता नहीं करना। इसके लिए Really? व्हाट टू से। अरे आप ऊपर जा रहे हैं? मेरे ख्याल से सीढ़ियां ऊपर ही जाती हैं। मैं चलूं आपके साथ? आओ ना। दोस्तों, विचार कीजिए। हमें जीतना है। हम जीत सकते हैं। सिर्फ आपका साथ चाहिए। सिर्फ आपका साथ चाहिए। संकेतों को समझिए। संकेतों को समझिए। गलतियों को सुधारिए। तय कीजिए हमें किस दिशा में जाना है। हमें किस दिशा में जाना है? चैनल पर कुछ वीडियो क्लिपिंग देखकर बहुत अच्छा लगा। मोर नाच रही हैं, स्वच्छ पानी में मछलियां तैर रही हैं, जानवर पशु पक्षी खुलेआम विचरण कर रहे हैं और इंसान कोरोना वायरस महामारी के कारण घर में बैठने के लिए विवश है। समय बड़ा बलवान।
जो देश हमें घर मकान रोजी रोटी कमाने के अवसर देता है, क्या उस देश की देखभाल हम सबको मिलकर नहीं करनी चाहिए? लेकिन कई लोग सोचते हैं हमें क्या। ये गलत बात नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण में कितनी शुद्धता आ गई है, सड़कें साफ दिख रही है, नदियों का पानी कितना निर्मल हो गया है। सड़कों पर डर के मारे कोई थूक नहीं रहा है। काश हम ऐसे ही रहकर प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ ना कर रहे होते। तब न सही, पर क्या हम अब भी ऐसे नहीं रह सकते कि पर्यावरण को यथासंभव नुकसान ना पहुंचाए? इस महामारी के कारण ही सही, हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी हमने पर्यावरण को विषैला किया है, नदियों को गंदा किया है और करते ही जा रहे हैं। सरकार कब तक करेगी? क्या हमारा कुछ फर्ज नहीं बनता? इस महामारी में जहां लाखों लोग संक्रमित हुए हैं और हजारों की मृत्यु हुई है, उसी वायरस ने अपनों के बीच रहने का और उन्हें अधिक से अधिक सहयोग का मौका दिया है। इसे समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? हर चीज के दो पहलू होते हैं और हमें इस महामारी का ये पहलू समझना बहुत जरूरी है कि शायद ऊपर वाला हमें ये इशारा कर रहा है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये पृथ्वी जिसे हमने अपने स्वार्थों के लिए सिर्फ और सिर्फ रोनने का काम किया है, आज वो हमसे जवाब मांग रही है। जवाब उसके अंधाधुंध दोहन का, जवाब सामाजिक कलुषता का, जवाब सामाजिक जिम्मेदारियों का, और जवाब ये है कि हम सब जात पात धर्म और अधर्म की राजनीति को छोड़कर भाईचारे के साथ रहें और दूसरों को भी रहने दें और सबको अपना अपना धर्म निभाने दें। आज पूजा पाठ, भोग प्रसाद, बड़े बड़े यज्ञ, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सारे बंद पड़े हैं। क्या इसका कारण ईश्वर है या फिर हम और हमारा समाज? हमें इस पर सोचना और विचार करना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें। और अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।